नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है आपकी प्राचीन भारत का इतिहास रहने वाली है, जिसमें हम करेंगे मौर्यकालीन का इतिहास। ठीक है, कंप्लीट मौर्यकाल का जो है इतिहास है कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको सभी को यहाँ पे इंक्लूडेड कर दिया गया है ना। और जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मौर्यकालीन से उनको जैसे कि यहाँ दे रखा है कि महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अशोक से पूछ लेता है, शिलालेख से पूछ लेता है, ठीक है, और किस शिलालेख में क्या वर्ण किया है यहाँ से पूछ लेता है। अक्सर देखेंगे तो यूपीएससी और पीसीएस आरओ यहीं से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और बाकी का अगर आप वनडे एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो आप वनडे एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे जो हैं आपके फैक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे प्रशस्ति पूछा उसने, है ना, प्रशस्ति पूछा कि प्रशस्ति जो अधिकारी होता है वो कौन होता था। ठीक है, तो वो कारागार का प्रमुख होता था। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। सन्निघाता कौन होता था, तो राजकीय कोषाध्यक्ष को बोलते थे। जो कोष्ठगाराध्यक्ष होता था वो कोष्ठगार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछ लेता है वो। तो हमने इसको एक ही जगह पे कंप्लीट दे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं ना। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, मौर्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, अभी देख लेते हैं। सबसे देखें तो मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन है। जो इसके जो स्रोत मिलते हैं हमें मौर्यकालीन इतिहास के, जो स्रोत देखने को मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक जानकारी देखें तो साहित्यिक जानकारी के स्रोत क्या क्या मिलते हैं। जैसे स्रोत यहाँ दे रखा है, तो इसमें मैगस्थनीज की जो इंडिका है, ठीक है, मैगस्थनीज ने जो इंडिका आपकी पुस्तक लिखी थी वहाँ से चंद्रगुप्त जो मौर्यकाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आपको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलेगी। वहीं आप देखेंगे तो धर्मास्त्र पुस्तकें, जैसे पुराण पुस्तकें हैं ना, पुराणों से भी हमें मौर्यकाल की जो है जानकारी वहाँ मिलती है। विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है उससे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर देखें तो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ की ज़्यादा कहानियाँ, दीपवंश, महावंश और दिव्यदान। ठीक है, तो इनमें क्या है, हमें मौर्यवंश का जो मौर्यकाल है ना, उस समय की हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, जो मौर्यकाल था आपका जो है महाजनपद काल के बाद आता है। ठीक है, और जो मौर्यकाल है, मौर्यकाल की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसमें इनकी सहायता किसने करी थी, तो कौटिल्य। ठीक है, उन्होंने इसकी सहायता करी थी और किसे फाइट करी थी इन्होंने, घनानंद। ठीक है, घनानंद को पराजित करने के बाद में ये मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपके स्रोत हो गए। ठीक, तो स्रोत देख लेंगे हम कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। फिर देख लेते हैं आपका पुरातात्विक स्रोत क्या है, वो हमने देखे थे साहित्यिक स्रोत। ये आपके पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, आहत सिक्के से हमें पता चलता है, और काले पॉलिश मृदभाणे जैसे उत्तरी ब्लैक पोइट्री। ठीक, और फिर आता है आपका पाटलिपुत्र से में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना दरबार। ठीक है, लकड़ी का दरबार भी बना हुआ है, वो भी मिला हुआ, और अशोक के अभिलेख का शिलालेख। ठीक है, तो ये इससे क्या है, हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य ये हैं आपके मौर्यकाल के बारे में जानकारी के। ठीक, अब आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, स्थापना करी थी मौर्य वंश की। किसकी, मौर्य वंश की स्थापना, संस्थापक कौन था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसका करने में किसने सहायता करी थी, तो ये वो थे आपके अर्थशास्त्री कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करने में इनकी सहायता करी थी। और ये कब हुआ था, मौर्य काल आपका स्थापना कब हुई थी, 322 ईस्वी से देखने को मिलती है आपकी। 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था इस समय तक। ठीक है, तो अभी यहाँ देख लेना, तो घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसका करने में इनकी सहायता किसने करी थी, चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं, उन्होंने इनकी सहायता करी थी चंद्रगुप्त की मौर्य वंश स्थापित करने में और घनानंद को पराजित करने में। ठीक है, और भारत का एकीकरण के लिए प्रथम प्रयास किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगर यहाँ पे भी स्टेटमेंट में सवाल पूछ लेता है यूपीएससी कि जैसे मान के चलो कि सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले भारत को एकीकरण, ठीक है, एकीकरण का जो प्रयास किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये आंसर अगर पूछ लेता है अगर स्टेटमेंट में, तो आपको क्या आंसर लगाना है, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने भारत को सबसे पहले एकीकरण करने के लिए प्रयास किया गया था। ठीक, अगर देखें आगे चलें तो 305 ईस्वी पूर्व में है, 305 ईसा पूर्व देखें तो सेल्यूकस निकेटर यूनान का था, है ना, यूनान का राजा था, और को पराजित किया था इसने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने क्या भेजा, मैगस्थनीज नामक जो उसका जो राजदूत था निकेटर। ठीक है, मैगस्थनीज को भेजा। ठीक है, और जो निकेटर का राजदूत था, जो मैगस्थनीज है ना, वो किसका राजदूत था, वो निकेटर का, जो सेल्यूकस निकेटर का है वो राजदूत है ना। कौन सा राजदूत था इसका, मैग्नेस्तीस। ठीक है, ये इसका शासक हो गया और ये इसका राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था 305 ईसा पूर्व का। ठीक है, क्या समय,
305 ईसा पूर्व का समय हो जाता है। ठीक है। जैन के अनुसार देखें, जैन स्रोतों के अनुसार अगर देखना है तो जैन स्रोतों के अनुसार देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र पक्ष के सिंहासन को छोड़ दिया था। मतलब कि जैसे ही पता है कि उनकी जो उम्र हो गई थी तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने पुत्र पक्ष के में क्या है अपना सिंहासन छोड़ दिया था कि जो है अब जो सिंहासन है उनके बेटे जो जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो उसको संभालेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो है सिंहासन छोड़ दिया, है ना। और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में वो चले गए थे कर्नाटक। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेला, ठीक है, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ जाकर उन्होंने संलेखना विधि से जो है प्राण त्याग दिए थे। अब संलेखना विधि क्या है, ठीक है, ये जैन धर्म में होता है संलेखना विधि, जिसमें क्या करते हैं सब अन्न जलपान सब कुछ त्याग देते हैं, तब तक त्याग देते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो संलेखना विधि ये कहा जाता है। ठीक है। और श्रवणबेला जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ऋषभनाथ के पुत्र गोमतेश्वर की कायोत्सर्ग मुद्रा में इनकी मूर्ति में बनी हुई है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर पूछ ले कि ऋषभनाथ, है ना, या पूछ ले कि गोमतेश्वर नाथ की जो मूर्ति बनी है वो कहाँ पर बनी हुई है, तो श्रवणबेला में कर्नाटक स्थित है और कायोत्सर्ग मुद्रा में उनकी मूर्ति बनी हुई है। ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं ये वाले पॉइंट। आगे चलें तो जैसे बिंदुसार, आज चंद्रगुप्त के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी होता था वो कौन था, बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो राज्याभिषेक हुआ 298 ईसा पूर्व से लेकर 373 ईसा पूर्व में देखा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है आपका बिंदुसार। ठीक है। इसे अमित घात्र कहते थे। ठीक, इसे क्या कहा गया था, एक अमित घात्र कहते थे। ठीक। और ये शत्रु विनायक भी बोला जाता था, इसको अमित घात्र शत्रु विनायक कहा गया था। और अन्य नामों में देखें तो अन्य नामों में इनका नाम अगर देखें तो ये है आपका मद्रसार। ठीक है, मद्रसार इनका अन्य नाम था। और सिंहसेन, सिंहसेन अभी अमित घात्र या शत्रु विनायक इनको बोला जाता था। तो इनके 3 नाम हैं, अमित घात्र बोलते हैं जिनको शत्रु विनायक के नाम से जाना गया, मद्रसार के नाम से, और सिंहसेन के नाम से जाना गया था इसको, बिंदुसार को, मौर्य काल में। ठीक है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। अभी आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे आपके जो बिंदुसार थे, है ना। इस संप्रदाय में कर्म की पूर्ण अवहेलना की गई है। किसकी, कर्म की पूर्ण तरह से क्या कर दिया है, उसको नकार दिया है कि कर्म को उन्होंने स्थान नहीं दिया है, नकार दिया है, कर्म का कोई उसमें महत्व नहीं था आपके आजीविक संप्रदाय में। ठीक है। फिर आता है आपका यूनान। यूनान से कूटनीति संबंध से एंटियोकस में बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक जो था दूत उसने भेजा था। यहाँ से सवाल बन जाता है आपका ये वाला कि यूनान से कूटनीतिक संबंध थे किसके, बिंदुसार के। इसके जो वहाँ का जो यूनान का उस समय का जो शासक था वो एंटियोकस था। और बिंदुसार के दरबार में उसने डायमेकस नामक अपना एक दूत भेजा था। तो ये सवाल पूछ लेता है कि डायमेकस जो आपका जो राजदूत था वो किसके दरबार में आया था और किसने भेजा था। तो यूनानी राजा था एंटियोकोकस। ठीक है, उसका क्या था, राजदूत था। और किसके दरबार में आया था, वो बिंदुसार। और बिंदुसार कब का है, मौर्य काल का। ठीक है, मौर्य वंश का है और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। ठीक है। फिर अगर देखें तो बिंदुसार की जो कुछ मांगे थी, जिसने एंटियोकस से मांगा था, कुछ मांगा था, तो यहाँ से सवाल कई बार देखने को मिला है आपका। जैसे बिंदुसार की क्या मांग थी, है ना, किससे, एंटियोकस से। यूनान से उन्होंने क्या क्या मांगा था, मदरा मांगी थी, सूखा अंजीर मांगा था और दार्शनिक मांगे थे। और मंदिर और सूखा अंजीर जो है एंटियोकस ने भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक भेजने से उनने मना कर दिया था। तो कौन कौन सी चीज़ आई थी आपकी, मदरा आया था और सूखा अंजीर उसने भेजा था, लेकिन जो दार्शनिक थे उनको उसने नहीं भेजा था। ठीक है। तो बिंदुसार की ये मांगे हैं, ये हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक। फिर देख लेते हैं तिब्बत के बौद्ध सन्यासी ने बिंदुसार की प्रायद्वीपीय भारत का है ना। जो तिब्बत का एक बौद्ध ग्रंथ थे, बौद्ध सन्यासी थे जिन्होंने बिंदुसार को प्रायद्वीपीय भारत का है। और ऐसा क्यों कहा है कि 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला, जैसे भारत है ना। अगर भारत की स्थिति देखें तो इस तरह से आपका भारत है, जो हमारा भारत है, इस तरह से मैप है भारत का। ठीक है, ये बनता है। ठीक। तो इधर आपका अरब सागर देखने को मिलता है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, है ना। तो इसके बीच में क्या है, भूमि है ना। तो इसीलिए इसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत इसलिए उन्होंने कहा है तिब्बत के बौद्ध सन्यासी ने। ठीक है, किसको बोला है, बिंदुसार को बोला है। तो ये हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। फिर देखें दिव्यादान की बात करें
तो दिव्यादान बौद्ध ग्रंथ का है ना, बौद्ध ग्रंथ है एक दिव्यादान, जिसके अनुसार तक्षशिला में विद्रोह को अशोक ने दबाया था। ठीक है, दिव्यादान में जो दिव्यादान में बताया गया है, दिव्यादान क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और उसके अनुसार देखें तो तक्षशिला में जो विद्रोह हो गया था तो उसको दबाया किसने दबाया था, तो अशोक ने उसको दबाया था। तो और अशोक उस समय उज्जैन का कौन था, वायसराय था। यहाँ से सवाल आता है कि जब शासक बनने से पहले, राज्य अभिषेक से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था या वो था, हाँ, लीडर नेतृत्व करता था, तो वो आता है आपका उज्जैन का। ठीक है, ये हमें याद रखना है, आपके वनडे एग्जाम में भी आ जाता है और आर पीसीएस या यूपीएससी में स्टेटमेंट के तौर में दे देता है। तो हमें याद रखना है कि उज्जैन का वायसराय था जब दिव्यादान ग्रंथ के अनुसार अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाया था, या राज्य अभिषेक से पहले जो था वायसराय था उज्जैन का। ये हमें याद रखना है, इस तरह से 2 सवाल इसमें बन सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आगे चलें तो अशोक महान आ जाता है। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है, आपका अशोक महान। तो सबसे पहले वंशावली देखें तो वंशावली में क्या था, चंद्रगुप्त थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। फिर आता है आपका बिंदुसार, है ना, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में कौन आ जाता है, आपका अशोक। ठीक है, अशोक जो है आपका थर्ड किंग है। ठीक, तो अशोक का जो शासनकाल रहा है वो कब रहा है, अशोक महान इसको बोलते हैं। 273 ईस्वी से लेकर 237 ईसा पूर्व तक इसका टाइम समय रहता है। और अशोक का जो राज्य अभिषेक होता है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। तो यहाँ से ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अशोक का जब राज्य अभिषेक हुआ था वो किस ईसा पूर्व से पहले हुआ था, 269 ईसा पूर्व। ठीक है, और राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में उसने कलिंग युद्ध को लड़ा था। ठीक है, कलिंग युद्ध को जीता था, और यहीं से उनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म की वो शिक्षा ले लेते हैं आपके कलिंग युद्ध से। तो ये याद रखना है, कलिंग युद्ध का टाइम पीरियड पूछ लेता है, 261 ईसा पूर्व का समय रहता है किसका, कलिंग युद्ध का। और यहाँ से पूछ लेता है कि अपने राज्य अभिषेक के कितने दिन बाद कलिंग युद्ध किया था, तो 8 वर्ष बाद, है ना। और टाइम पीरियड 261 ईसा पूर्व। ये दोनों हमें याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। फिर आ जाता है आपका उपगुप्त के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब ये यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि जो अशोक महान था, ठीक है, सम्राट अशोक ने किसके नेतृत्व में बौद्ध ग्रंथ को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये पूछ लेता है, तो आपका क्या हो जाएगा, उपगुप्त इसका राइट आंसर होगा कि उपगुप्त के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया था किसने, अशोक सम्राट ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। अब यहाँ आता है आपका मोगलीपुत्र तिस्य में, है ना, तिस्य ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता करी थी। तो जो मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कराया था उस क्लास में आपको ये बताए थे कि जो बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियाँ हुई थी, ठीक है, जैसे पहली हुई थी, दूसरी हुई थी और तीसरी जो संगति हुई थी उसमें जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, मोगलीपुत्र तिस्य ने करी थी। और पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा जो आपका बौद्ध संगति, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्षता की थी इसने मोगलीपुत्र शिष्य ने। और जो संरक्षक था, ठीक है, संरक्षक कौन थे, अशोक, है ना, सम्राट अशोक उस समय क्या थे, इसके संरक्षक थे। ठीक है, और इसकी जो विस्तृत क्लास आपको देखनी है तो आप हमारी क्लास नंबर 2 को देख सकते हैं, क्लास नंबर 1, 2, 3, और ये आज की जो क्लास है आपकी 4 नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 4 है। तो आप इसे देखने से पहले अगर आप उसको देखें तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अगर नोट चाहिए इसके तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका, दक्षिण भारत और बर्मा, मध्य एशिया अभियान में भेजे थे। ठीक है, कहाँ कहाँ भेजे, श्रीलंका भेजा था, दक्षिण भारत भेजा था, ठीक है, बर्मा जो आज का जो म्यांमार है वहाँ, और मध्य एशिया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अभियान भेजे थे किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और यूनान में शांति दूत भी भेजे थे इन्होंने। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लियर पॉइंट। ठीक, 5 जो आपके जो सीमा के पास के जो यूनानी राजा थे, है ना, कि यहाँ पे इन्होंने दूत भेजे थे जो सीमांत थे ना, सीमांत मतलब कि पास में, जितने पास में जो राजा थे यूनान के, उनके लिए क्या भेजा था इन्होंने, दूत भेजे थे। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है एंटियोगोनस, है ना, जो कि मेसोनिया से था, है ना, मेसोडोनिया से था उसको। और एंटिकोनस सेकंड को सीरिया, और टॉलमी तुरम मिस्र, और मेगस आया था सीरीन से, और अलेक्जेंडर था आपका एपिरस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि 5 यूनानी राजाओं के यहाँ दूध भेजे थे, तो किन किन के यहाँ, एंटिगोनस, मैसेडोनिया, एंटियोकोकस आपका सेकंड सीरिया, और टॉलमी तुरंस मिस्र, अलेक्जेंडर एपिरस, और मेगस जो था सीरीन से भेजा था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, फिर आ जाता है आपका मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो कृषि और पशुपालन एवं वाणिज्यिक
है ना, वाणिज्यिक पर आधारित थी इनकी जो है मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है। तो क्या क्या है आपका, कृषि है, ठीक है, कृषि और पशुपालन और वाणिज्य, ठीक है, ये इनका क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार था। और इसे सम्मिलित रूप से क्या बोलते थे, वार्ता। अगर इन तीनों को यहाँ पर मिला दें, है ना, तीनों को मर्ज कर दें तो इसको सम्मिलित रूप से जो मौर्यकाल में बोला जाता है, इसको वार्ता बोला जाता है, ठीक है, वार्ता इसको कहा जाता था। कर देखें तो कर क्या था, भूमि कर था, जो 1/6 राज्य की आय का प्रमुख अंग। मौर्य काल में जो राज्य की आय का जो प्रमुख अंग था वो भूमि कर था, है ना, और भूमि कर कितना दिया जाता था, 1/6 भूमि कर दिया गया था, ठीक है। और लोहे के उपकरण एवं कृषि के विस्तार के कारण मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। मतलब कि उस समय क्या हो गया था, लोहे का विकास हो गया था और लोहे से जो है आपकी खेती और जो खेती की जोताई सिंचाई जो भी होती थी वो अच्छी तरह से हो जाती थी, जिस वजह से क्या था, आपके वृद्धि होती थी उपज में, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। और यहाँ देखें तो तीनों को मर्ज करके क्या बोलते हैं, कृषि पशुपालन और वाणिज्य को मर्ज करेंगे तो क्या बोलेंगे, वार्ता बोलेंगे, ये याद रखना। और भूमि कर के रूप में कितना दिया जाता था, 1.6 दिया जाता था। और जो आपका राज्य की आय का प्रमुख अंग कौन था, भूमि कर था, ठीक है। कितना दिया जा रहा था, 1.6 दिया जा रहा है, ठीक है। और लोहे का उपकरण हुआ था उस समय, तो कृषि के विस्तार में अच्छी वृद्धि हुई थी, तो ये हमें याद रखना है ना। और फिर आता है आपका, है ना, सोह गोरा ताम्रलेख और महास्थान बोगरा बांग्लादेश अभिलेख में अकाल के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है। किसमें, सोहगोरा का ताम्रलेख है, जिसमें महास्थान बोगरा बांग्लादेश अभिलेख में जो अकाल पड़ी थी ना, उसके दौरान जो उपाय अपनाए गए थे ना, उनका उल्लेख किया गया है। शहरों में देखें तो बिक्री के लिए लाई जाने वाली जो वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता था, जैसे ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अंडरलाइन कर लो। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो टेलीग्राम से। और ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, कैसे हो जाता है ये देखो, मैं बताता हूँ आपसे यहाँ से कैसे सवाल बनता है। देखो, शहर में बिक्री के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता है, ठीक है, ये लगाया जाता है। और ये समय कौन सा था, ईसा पूर्व, ठीक है, 1000 ईस्वी से पहले का समय था। और उस समय भी क्या है आपका, कस्टम टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो वस्तुएं जो बिक्री के लिए लाई जा रही हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी के पर्पस और आर ओ यूपीपीसीएस के पर्पस से ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि जो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी, मौर्यकालीन के समय भी जो वस्तुओं पर क्या लगाया जा रहा था, टैक्स लगाया जाता था। जैसे कि अभी आप देते हो, कुछ सामान खरीदते हो तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उस हिसाब से यहाँ पर भी टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो मौर्यकाल में भी वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है आपका सामान्य कर की दर। सामान्य कर की दर कुल उत्पादन के 6वें हिस्से के बराबर होती थी, ठीक है। जो सामान्य कर होता था ना, उसमें कुल उत्पादन जितना हो रहा है, जैसे 100 बोरी उत्पादन हुआ था तो उसका 6वां स्थान, है ना, 6वें हिस्से के बराबर होता था उसका, ठीक है। किसका, सामान्य कर जो होती थी 6वां। अगर मान कर चलो कि 100 बोरी हुआ तो इसका 6वां हिस्सा, ठीक है, 94 96 जो बोरी है वो आपके कर के रूप में चली जाएंगी। फिर देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका दे रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था। अब ये यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो जो चंद्रगुप्त का जो अधिकारी था पुष्पगुप्त, उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट बन जाता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी था पुष्पगुप्त, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया। और ये कहाँ हुआ था, ये जो सुदर्शन झील है आपकी गुजरात में, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और भूमि पर अधिकार, ठीक है, भूमि पर किन का अधिकार होता था, तो 2 लोगों का अधिकार होता था भूमि पर मौर्यकालीन व्यवस्था में। एक तो राजा का होता था और दूसरा होता था कृषक, जिस पे वो कृषि कर रहा है, तो दोनों का अधिकार था, दोनों का अधिकार रहता था। निजी भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको भाग कहते थे। जैसे राजा राजा था, है ना, राजा, और इसको जो निजी भूमि से जो आपका कर मिल रहा था ना, उसको कहा गया था भाग, ठीक है, भाग कहते थे। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखना है तो राजकीय भूमि को सीता भूमि कहते हैं ना। तो मौर्यकालीन में सीता भूमि किसको कहा गया है, राजकीय भूमि को सीता भूमि कहते थे मौर्यकाल में, ठीक है। मौर्यकाल में सीता भूमि को क्या कहा गया है, राजकीय भूमि कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, कई एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर है। और नोट देखें तो चोरी करने वाले को मृत्युदंड की सजा
दी जाती थी। ये स्टेटमेंट अब अगर आता है तो आपको क्या लगाना है, राइट हो जाएगा, क्योंकि चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाते थे किसमें, आपकी मौर्यकालीन व्यवस्था में। ठीक है, तो ये आपका याद करने वाला पॉइंट है कि राजकीय भूमि, ये यहाँ से सीधा पूछ लेता है कि सीता भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सीता भूमि राजकीय भूमि को कहते थे, और ये टाइम पीरियड था किसमें कहा गया है, तो मौर्यकाल में ऐसा बोला गया है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका क्लियर पॉइंट। अगर आप देखें तो व्यापार की बात करें तो व्यापार लेन देन के लिए प्रमुख रूप से चांदी के हाथ सिक्कों का प्रयोग किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ठीक है, तो यहाँ पूछें कि सिक्कों का प्रयोग किन सिक्कों का प्रयोग किया गया है मौर्य काल में, तो चांदी के सिक्के हैं, और वो किस प्रकार के सिक्के हैं, अहात सिक्के। और अहात सिक्के क्या होते हैं, इन पर पंचमार्क होते हैं। जैसे मान के चलो एक गोला सा मैंने धातु का बना दिया और उस पर क्या लिए, मोहर फेंक दी, तो ये हो गया पंचमार्क, है ना, पंचमार्क हो गया। ठीक है, तो अधिकारी को नगद भुगतान दिया जाता था। ठीक है, अब ये भी हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास में देखते हो दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, जहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है कि जो नगद वेतन देने वाला पहला शासक जो है सुल्तान था, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि अधिकारियों को नगद भुगतान दिया जा रहा था, किसको, मौर्य काल में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ सकता है यूपीएससी में, पूछ सकता है या यूपीपीसीएस में या आरओए में, दोनों में, तीनों में पूछ सकता है ये। ठीक है, तो इससे सवाल बनने के चांसेस किस तरह से हैं, किस तरह से सवाल बनेगा, तो ये पूछ सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ से अगर सवाल पूछने का तो वो किस तरह से सवाल पूछेगा, है ना। तो यहाँ से सवाल पूछने का उसका सीधा सीधा फंडा रहेगा कि अधिकारियों के जो मौर्यकालीन व्यवस्था में अधिकारियों को नगद भुगतान नहीं दिया जाता था, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट सही होगा, अधिकारियों को नगद भुगतान दिया जाता था मौर्यकाल के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या अशोक के समय। ठीक है, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो मौर्यकाल में आपको अधिकारियों को नगद वेतन दिया जा रहा था, चांदी के सिक्के दिए जाते थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और वेतन कितना होता था, एक वर्ष में 48,000 पण। ठीक है, पण किनको बोलते थे, चांदी के सिक्कों को पण बोला गया था, और पण से लेकर 60 पण तक होता था इनका जो वेतन होता था एक साल का। कार्य के लिए रखे गए श्रमिकों को कर्मकार कहते थे, जो कार्य करने के लिए जो श्रमिक होते थे उनको कर्मकार बोला गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, कर्मकार किससे संबंधित है, तो मौर्य काल में जो कार्य के लिए रखे गए श्रमिक थे उनको कर्मकार कहा गया है। ठीक है, अगर खनन और वन और नमक, शराब बिक्री, हथियारों का निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। तो यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है कि जब मौर्यकालीन व्यवस्था में एकाधिकार किन का था, ठीक है, अधिकारियों का था। तो राज्य का अधिकार किन पर एकाधिकार था, तो खनन वन, ठीक है, खनन वन नमक शराब बिक्री पर और हथियार निर्माण पर राज्य का सीधा अधिकार था। ठीक है, एकाधिकार बोलते हैं, एकाधिकार था। और कृत्रिम सिंचाई कर को उपभाग बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, जैसे निजी भूमि से जो कर प्राप्त हो रहा था ना, उसको क्या बोले थे, भाग बोला था। ठीक है, क्या बोला गया था, भाग बोला गया था। और जो कृत्रिम सिंचाई जो कर होता था उसको क्या बोलते थे, उपभाग कहा गया है। ठीक है, ये रखना है। और ये उपभाग कितना होता था, 1/5 एवं 1/3 जो भी हो सकता था। आपातकालीन कर की बात करें तो इसको प्रणय कर बोले हैं, आपातकालीन, है ना। मौर्यकालीन व्यवस्था में, मौर्यकालीन के समय में, मौर्यकाल समय में जो आपातकालीन जो कर लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे, प्रणय बोलते थे, प्रणय कर बोलते थे। और इसको कितना दिया गया था, 1/3 से लेके 1/4 तक होता था ये वाला। ठीक है, तो ये याद रखना। काश्तकार को बात करें तो काश्तकार को उपवास और भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। काश्तकार को क्या बोला गया है मौर्यकालीन व्यवस्था में, उपवास, और भूस्वामी को बोला है क्षेत्रक कहा जाता था। भूमिस्वामी को क्षेत्रक कहते थे और काश्तकार को उपवास कहते थे। ठीक है, तो डबल डबल बोलना पड़ रहा है इस वजह से, क्या कि थोड़ा सा दिमाग में ठीक से बैठ जाए इस वजह से। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, यही मिलता है भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और खुद लिखता हूँ मैं इसको, सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये भी ख्याल रखें। और जो भी नए यूजर हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें भाई, लाइक भी कर दें। थैंक यू, आगे चलते हैं। मुझे पता है आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। फिर देखते हैं आगे। जैसे परिहारिका था, है ना, परिहारिका किसको बोला गया है, परिहारिका बोला है, जो काश्तकार को उपवास बोलते हैं और भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया है, तो ये याद रखना है। और परिहारिका की बात करें तो करमुक्त गांवों को परिहारिका कहते थे। ठीक है, जिनसे कर नहीं लिया जा रहा था, जिन गाँव से, उनको क्या बोला गया था, परिहार। ठीक है, परिहारिका, परिहारिका बोला है जिन गाँव से कर नहीं लिया जाता था, तो मौर्य काल में क्या बोला गया था, उनको परिहार बोला गया है, ये याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक, है ना, आयुधिका, ये है आपका आयुधिका है। ठीक है,
दिखा। आयुधिका बोला जाता है जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे मौर्य काल में, तो उसको क्या बोला गया था? आयुधिका। आयुधिका बोला जाता है किसको? जो सैनिक आपूर्ति करते थे, है ना, सैनिकों की जो आपूर्ति करने वाले गांव थे उनको बोला गया था आयुधिका। और परिहारिका बोला गया था जिनसे कर नहीं लिया जाता था, कर मुक्त गांव होते थे उनको परिहारिका बोला गया है। और आयुधिका बोला गया है जिन गांवों से सैनिकों की आपूर्ति हो रही थी तो उनको आयुधिका बोला है। तो ये दोनों आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने की बात है। और ये पूछ सकता है, सीधा ही पूछ सकता है, क्योंकि जितने भी सवाल आपके बन चुके हैं, जैसे मान के चलो PYQ में जितने सवाल बन चुके हैं ना, तो बार बार वो रिपीट कर करके ना बहुत सारे सवाल बन चुके हैं। अब जो एग्जामिनर है ना वो नया फंडा लेके आ रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, पूछ रहे वहीं से हैं। जैसे मान के चलो पहले सबसे पहले पूछ रहे थे वो कई बार पूछा गया है, जो सीता भूमि किसे कहते हैं, ठीक है, तो सीता भूमि किसे कहे ये बताया। जो राजकीय भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहते थे, ठीक है। वो कई बार पूछ लिया है। और PYQ लगाते हैं बच्चे तो उसमें उनको वो हो जाता है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि कुछ नए फैक्ट निकाल रहा है उन्हीं से। जैसे मान के चलो मौर्यकालीन व्यवस्था है ना, ये अभी नहीं पूछा उसने आयुधिका किसे कहते हैं, तो हो सकता है कि शायद पूछ ले। तो हमें ये याद रखना है जो नए नए फैक्ट आते हैं उनको याद रखना है, पुराने वाले तो आपको याद ही होंगे, नए वालों को याद रखना है। तो परिहारिका मुक्त गाँव जो कर मुक्त गाँव होते थे उनको परिहारिका बोल रहे हैं। आयुधिका जिनको बोलते थे जो सैनिकों की आपूर्ति करते थे, ठीक है, उनको आयुधिका बोलते थे। और ये किस समय की बात है? ये मौर्य शासन की बात है, ठीक है, मौर्य काल की, मौर्य काल व्यवस्था में, है ना। तो ये याद रखना है हमें। फिर आता है आपका कुश्य, है ना। कुप्य, कुप्य किसे बोल देते हैं? कुप्य जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उनको कुप्य बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? कुप्य बोला गया है। जो कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं मौर्य काल में उनको कुप्य बोला गया है। और ये किसके लिए है? गांव के लिए संदर्भ में है, ठीक है। और नोट मैगजीन्स के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कि किसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो मैगजीन्स की बुक है इंडिका, उसमें बोला गया है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट कई लोगों ने बोला है कि अकाल यहाँ पड़ते थे, ठीक है। मैगजीन्स है जिसने बोला है कि यहाँ भारत में अकाल नहीं पड़ता था, तो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अन्य कर व्यवस्था देख लेते हैं। अभी हमने कर देखे और कुछ अलग से कर हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे वर्तनी, वर्तनी की बात करें तो ये सड़क कर है। जैसे वर्तनी है, वर्तनी को क्या बोला है? सड़क कर क्या बोलते हैं मौर्यकालीन में? वर्तनी बोलते हैं। तरदे की बात करें तो पुल कर होता था। जैसे पुल होता है ना, पुल, उसको तरदे बोलते थे, तरदे कर होता था जिसको पुल को पार करते थे वो। सेतु की बात करें तो फल फूल कर होता था सेतु के लिए। पदो पकोद संत्रिरोधे, है ना। पकोद संत्रिरोधे जो है आपका सड़क पर गंदगी फैलाने के वाला कर होता था। और आज देखो जहाँ पर मन करता है वहीं फेंक देते हैं भाई भारतवासी। और साफ करने की बोलो तो फिर उल्टा कोतवाल चोर को डांटता है सीधा सीधा, ठीक है। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट था आपका बेकार व्यवस्था के लिए। और हिरण था आपका नगर कर के लिए। तो हिरण किसके लिए यूज किया है? हिरण कर जो है आपका मौर्य काल में नगर कर था। और वेस्ट था आपका बेगार। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो बेगार, एक हिरण्य, तरदय और वर्तनी, ये आपको याद करने हैं आपको, है ना। ये आपको याद करते रहना है। और फिर अगर आप देखें, आगे देखें, व्यापार व्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकाल व्यापार व्यवस्था देखें। मौर्यकाल की व्यापार व्यवस्था क्या थी? ये हमने देख लिया था कर। अब देख लेते हैं व्यापार व्यवस्था। अर्थव्यवस्था देख ली, अब देखते हैं कर जो व्यापार था किस तरह का था। तो व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होते थे, है ना, पश्चिम भारत में। और अगर देखें तो पश्चिम भारत में कुछ जो जल से जो व्यापार हो रहे थे तो बंदरगाह के थ्रू होंगे, है ना। तो प्रमुख बंदरगाह हैं, तो प्रमुख बंदरगाह देखते हैं हम मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सी हैं। तो पश्चिम भारत ये इस तरह से है आपका, ये ठीक है, ये गुजरात हो गया और ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, सॉरी। तो भृगु कच्छ, यहाँ पे आपको कच्छ देखने को मिलता है, तो यहाँ भृगु कच्छ है ना। जैसे भृगु कच्छ एक बंदरगाह है और सोपारा, ठीक है, दोनों यहाँ पर हैं, एक सोपारा है और एक भृगु कच्छ है। ये क्या है? चंद्रगुप्त जो मौर्यकालीन बंदरगाह हैं भृगु कच्छ और सोपारा। और पूर्वी भारत की बात करें तो ताम्रलिप्ति, है ना, एक इधर है आपकी जिसको ताम्रलिप्ति के नाम से जो बंदरगाह है वो मौर्यकालीन बंदरगाह है। और भृगु कच्छ और सोपारा। अभी आपने PCS का पेपर देखा होता, उसमें पूछा था कि सब प्राचीनतम जो आपकी बंदरगाह है वो कौन सी है ना। तो वहाँ से भी सवाल बना रहा है, तो यहाँ से भी बना सकता है मौर्य काल में। तो भृगु कच्छ और सोपारा किस काल की आपकी बंदरगाह थी? तो क्या आंसर लगाना है आपको? मौर्य काल की, ठीक है। और पूर्वी भारत में कौन सी थी आपकी? ताम्र लिखित, है ना, ताम्र लिप्ति जो बंदरगाह थी वो आपकी पूर्वी साइड की थी और पश्चिम की थी भृगु कच्छ और सोपारा, दोनों को याद रखना है। आगे चलते हैं, मार्ग।
व्यापार देखें तो मार्ग किन मार्गों से होता था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। पहला मार्ग था उत्तरापद से तक्षशिला होते हुए ताम्रलिप्त जाने का मार्ग था। दूसरा मार्ग था पश्चिम में पाटन से पूर्व कौशाम्बी के समीप अपराध जो अब उत्तरापद में मिलता था। तीसरा बात करें तो मार्ग दक्षिण में प्रशिस्थान में, उत्तर में श्रावस्ती तक था। चौथा मार्ग था वो भृगु कच्छ से लेकर उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आगे चले तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। जैसे व्यापारी है ना, व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे, है ना। व्यापारी जो थे एक संगठन बना के चलते थे, और इनका जो मुखिया होता था व्यापारियों का, उनको क्या बोला गया है, श्रेष्ठी बोला गया है। तो व्यापारियों के चंद्रगुप्त में व्यापारियों का एक श्रेणी होता था जिसको संगठित करते थे, ठीक है। और इनका एक मुखिया होता था, और जिसको क्या बोलते थे, श्रेष्ठी कहा गया है मुखिया को, ठीक है। व्यापारियों के मुखिया को मौर्य काल में क्या बोला गया है, श्रेष्ठी बोला गया है, ये हमें याद रखना है। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था उसको महाश्रेष्ठा कहा गया है, ठीक है। तो न्यायालय का जो प्रधान होता था उनको क्या बोला है, महाश्रेष्ठा बोला गया है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है, ये वाला। और आपका श्रेष्ठी व्यापारियों का जो मुखिया होता था उसको श्रेष्ठी बोला गया है, और न्यायाधीश का जो प्रधान होता था, ठीक है, न्यायालय का जो प्रधान होता था उसको बोल रहे हैं महाश्रेष्ठ, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गए आपके। आगे चलते हैं। कर स्थानीय वस्तुओं पर कितना लगा था, जो स्थानीय वस्तु होती थी, है ना, जैसे बिकने के लिए जो वस्तु आती थी स्थानीय जो लोकल होती थी, उन पर 4% का कर लगाया था, ठीक है। और विदेश से जो आयात की जा रही थी वस्तुएं थी, उन पर 10% कर लगाया था, जैसे भी आज भी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि जो संतुलन बनाना होता है घरेलू प्रोडक्ट में और आपके विदेशी प्रोडक्ट में, तो इस वजह से उन पर कर का रोक भार लगाया जाता है। अन्यथा जो है आपका भारत का जो वस्तु है वो मार्केट से रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि वो इतने सस्ते आएंगे भारत के बाज़ार में। जो भारत के खुद के जो प्रोडक्ट है, किसी भी कंट्री का हो, भारत का हो या किसी भी अदर कंट्री का, तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता विदेशी वस्तुओं पर। और महत्वपूर्ण शब्द देखें इस समय के, जैसे चीनी पट्टा, है ना, चीनी पट्टा थे, चीनी से आने वाला रेशम, इसको बोला था चीनी पट्टा। पत्रों बोला था, पेड़ों के पत्तों से जो रेशे प्राप्त होते थे, रेशम प्राप्त होता था, उसको पत्रों बोला था, है ना। दुकुल बोला है, श्वेत एवं चिकना वस्त्र होता था दुकुल। और सोम की बात करें तो छोम क्या था, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता है छोम। दुकुल श्वेत एवं चिकना वस्त्र होता है। और पत्रों की बात करें तो पेड़ों के पत्तों तथा रेशों से बनाए गए वस्त्र। और चीनी पट्ट होता है चीनी से आने वाला रेशम, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, मौर्यकालीन सिक्के की बात कर लेते हैं। कुछ सिक्के भी हैं मौर्यकालीन के, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मासक, है ना, मासक किसे बोला है, तांबे के सिक्कों को मौर्यकालीन में क्या बोला गया है, मासक बोला गया है तांबे के सिक्कों को मौर्यकाल में, ठीक है, ये याद रखना है। कांकड़ी की बात करें तो तांबे का छोटा सिक्का होता था कांकड़ी, है ना, जबकि मासा तांबा का सिक्का होता था। और कांकड़ी बात करें तो तांबे का छोटा सिक्का कांकड़ी होता था। जैसे कंकड़ छोटा कंकड़, है ना, वैसे ही कांकड़ी तो छोटा तांबे का सिक्का, तो ये हो गया। और सुवर्ण निष्क पाद, ये क्या थे, सोने के सिक्के थे। स्वर्ण निष्क पाद ये आपके सोने के सिक्के थे मौर्यकालीन में। और करशापण, कप कप्य रूप और पाद, ठीक है, ये था चांदी के सिक्के। तो ये याद रखने इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। और पण चांदी का एक सिक्का होता था मौर्यकाल में, जिसका भार होता था 3/4 तौल, ठीक है, 3/4 तौल इसका भार होता था, ये याद रखना है। मासक तांबे का सिक्का, कंकड़ी तांबे का छोटा सिक्का, स्वर्ण निष्क पाद सोने का सिक्का, करछापण कप्यरूप और पाद ये चांदी का सिक्का, ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि जो पण होता है वो कौन सा सिक्का होता था, चांदी का, ठीक है। और इसका जो भार माना गया है वो 3/4 तोला माना गया है। सवाल आ सकता है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। मौर्यकालीन समाज को देख लेते हैं। मौर्यकालीन समाज कहता था, है ना, मौर्यकालीन समय तो समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक है, 4 वर्ग थे, उनमें विभाजित था। और दास उपस्थित थे, ठीक है। और जो इंडिका है, मैगिस्ट्रेट्स की इंडिका है, उसमें दासों को नकारा है कि दास नहीं थे उस समय, लेकिन दास थे। और कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें 9 प्रकार के दासों की बात की गई है, ठीक है। और इस समय जो वर्ण संकट विवाह था, है ना, वर्ण संकट विवाह या अंतरजातीय विवाह आपका उल्लेखित था। मतलब कि एक जो जाति है उससे अदर कास्ट में आप शादी कर सकते हो, तो अंतरजातीय विवाह वहाँ पर आपका मौर्यकालीन समाज में देखा गया है, अंतरकालीन विवाह था, ठीक है, जो अनुलोम और प्रतिलोम में विभाजित होता था, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि अंतरजातीय विवाह उपस्थित था मौर्यकाल में, ठीक है। और आज के समय में देखो तो झगड़े हो जाते हैं, गोली चल जाती है भाई, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। लव मैरिज तक को क्या है, नहीं मानते हैं।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अंतर्जातीय विवाह आपका देखने को मिलता है। तो एक तरह से क्या हुआ, आप सभ्य तो नहीं हुए, उस समय थोड़ा सा सभ्य माना गया, लेकिन अभी क्या है, अभी तो जाति में ही शादी करनी है। फिर देखें, आपका कौटिल्य ने दासों की 9 श्रेणियों का उल्लेख किया है। ठीक है, कौटिल्य ने दासों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख मिला है आपका, 9 श्रेणियों का उल्लेख किया गया। और जबकि मेगास्थनीज ने दासों को अनुपस्थित बताया मौर्यकाल में। तो ये दोनों ही पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कौटिल्य के ने जो दासों की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं, 9 श्रेणियाँ बताई हैं। ठीक है, और मेगास्थनीज में किसी भी दास को अनुपस्थित बताया कि दास व्यवस्था नहीं थी उस समय मौर्यकालीन system में। ठीक है, फिर देख लेते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है ना। तो मेगास्थनीज ने कितनी जातियों में विभक्त किया है भारतीय समाज को, तो 7 जातियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया है। समाज में महिलाओं की स्थिति में क्या देखने को मिलती है, आपकी मौर्यकाल के समय में गिरावट है, और इस समय गिरावट आती है आपकी महिलाओं की स्थिति में। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे समाज का था 4 वर्गों में विभाजित, दास व्यवस्था, और जो दास व्यवस्था थी वो उपस्थित थी। मेगास्थनीज के अनुसार देखें तो दास व्यवस्था जो है अनुपस्थित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो 9 श्रेणियां थीं, दासों का उल्लेख किया गया है। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 जातियों को विभक्त किया गया। ठीक है, और समाज में महिलाओं की स्थिति थी मौर्यकालीन व्यवस्था में, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लग गई। जो अब जो है विवाह विवाह का जो पुनर्विवाह होती थी, विधवा पुनर्विवाह, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन आपको वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आपको जो विधवा पुनर्विवाह जिसको नियोग बोलते थे वो उपस्थित था, मतलब कि वहाँ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मौर्यकाल आता है, इस समय जो है इस पर पूर्ण तरह से रोक लगा दिया गया था विधवा पुनर्विवाह पर। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे आएगा, तो आपको लगाना है। ठीक है, ये पूछ ले कि जो मौर्यकालीन व्यवस्था में विधवा पुनर्विवाह पर कोई रोक नहीं थी, उपस्थित था। ठीक है, कर सकते थे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते थे। ठीक, वेश्याओं का उल्लेख मिलता है आपका। ठीक है, और वेश्याओं को कहा बोला गया है, रूप जीवा बोला है। ये सवाल पूछ लिया है, आपका पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो ये आने के चांस है। आपको याद रखना है कि वेश्या किसको बुलाता था ना, वेश्या का जो दूसरा नाम था मौर्यकालीन व्यवस्था में क्या बुलाता था, रूप जीवा बोलता था, है ना। और वेश्याओं को कहा गया है रूप जीवा। इनके कार्यों का निरीक्षण जो करता था वो उसको गणिकाध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, जो वेश्या होती थी उनके कार्यों का जो निरीक्षण करता था वो उसको क्या बोला गया है, गणिकाध्यक्ष। ठीक है, गणिकाध्यक्ष इसको बोला गया, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। वेश्याओं के संगठन के अध्यक्ष होता था, है ना। वेश्याओं का एक संगठन होता था और उसका एक अध्यक्ष होता था। तो अध्यक्ष को क्या बोला गया, कथोपक, बंदी कथोपक बोला गया है वेश्याओं के संगठन के अध्यक्ष को। ठीक है, ये याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है ना। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। जैसे स्त्रियों के विवाह विच्छेद, है ना, तलाक की अनुमति थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है ना। जैसे मौर्यकालीन व्यवस्था में तलाक लेते थे, है ना, तलाक लेती थी स्त्रियां, तो उसको बोला गया था मोक्ष। ठीक है, कहा गया था। और इन्हें पुनर्विवाह एवं नियोग करने की अनुमति थी। नियोग बोलते हैं पुनर्विवाह को। जैसे तलाक दे रही है स्त्री, है ना, तलाक देने के बाद में दूसरी शादी कर रही है, तो ये वाली थी जो थी आपकी लागू थी, आप कर सकते हो। लेकिन विधवा, जैसे कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद अगर शादी करने वाली है, तो ये जो है प्रचलित में नहीं था। लेकिन तलाक देने के बाद दूसरी शादी करनी है तो वो कर सकते थे। लेकिन और उसको क्या बोला गया था, मोक्ष बोला गया था, आपके तलाक देने वाली इस व्यवस्था को मौर्यकालीन व्यवस्था में। ठीक है, तो ये याद रखना है। और विष्ट कौन होता था, विष्ट अर्थ बताने वाला। ठीक है, अर्थ मतलब बलाश्रम, इसको बोलते थे, विष्ट बोलते थे ना? बलाश्रम को विष्ट बोला गया है। आगे देखें, जैसे दहेज प्रथा प्रारंभ की गई थी मौर्यकाल में, है ना, मौर्यकाल के समय से ही आपकी दहेज प्रथा देखने को मिलती है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी दहेज प्रथा को, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अशोक के धम्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने धम्म के रूप में 4 सिद्धांतों का निरूपण किया था। ठीक है, तो अशोक के 4 सिद्धांत, धम्म के 4 सिद्धांत कौन से हैं, अच्छा आचरण होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और कल्याण। ठीक है, तो ये बौद्ध उसके अशोक के 4 धम्म सिद्धांत है। ठीक है, धम्म सिद्धांत। धम्म का प्रोत्साहन के लिए धम्म महापात्रा नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। किसके लिए, धम्म प्रोत्साहन करने के लिए धम्म महापात्रा नामक का जो है अधिकारी का नियुक्त किया गया था। किसके काल में था, अशोक के समय। ठीक है, अशोक ने बेटी संघमित्रा, जो बेटी थी अशोक की, जो बेटी थी उस संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। आपको ये याद रखना है। ठीक है, संघमित्रा कहाँ गई थी, धम्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, और किस जगह पर गई थी, तो श्रीलंका पर गई थी। ठीक है, श्रीलंका गई थी, याद रखना है।
सारे इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरी अगर पीडीएफ अगर ठीक से पढ़ लेते हो ना 2-3 बार, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे आपके यहीं से सवाल मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, उसको मत भूलना भाई, ठीक है। अशोक के अभिलेख और शिलालेख की बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अशोक के जो मौर्यकालीन इतिहास का स्रोत भी आपको अभिलेखों शिलालेखों से मिलता है। इनको आकार के आधार पर, है ना, आकार के आधार पर दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। एक था आपका बृहद तथा लघु शिलालेख और एक है आपका बृहद एवं लघु स्तंभलेख, ठीक है। तो ये याद रखना है। और कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए इनको भी एक बार देख लेते हैं, लिस्ट है। ये प्राप्त कहाँ से होते हैं? मेरठ से होता है, टोपरा से होता है, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया और अटराज, रामपुरवा, लुम्बिनी, नेपाल, गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में आपके ये शिलालेख और स्तंभ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आगे देखें, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है आपको। और अशोक के नामों का जो उल्लेख है ना, अशोक के नामों का जो उल्लेख है वो लघु शिलालेखों में मिलता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक के शिलालेखों का जो उल्लेख मिलता है वो किन शिलालेखों में मिला है, तो लघु जो शिलालेख है उनमें आपके अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। और नोट देखें तो पहला राजा जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से संवाद किया था वो कौन था? अशोक था, ठीक है। और शिलालेख भाषा क्या थी? शिलालेख की भाषा जो प्रमुख भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। शिलालेख भाषा कौन सी थी? प्राकृतक। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि है शिलालेखों की। मानसेरा और शहबाजगढ़ी के शिलालेख जो है आपके पाकिस्तान में है। मानसेरा और शहबाजगढ़ी के जो शिलालेख देखने को मिलती है वो कहाँ है? आपके पाकिस्तान में है। और प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में आपको देखने को मिलेंगे। तो मानसेरा शहजाबगढ़ी का जो शिलालेख है पाकिस्तान और खरोष्ठी लिपि में, जबकि जो आपका शिलालेख है ना, शिलालेख जो भाषा है, शिलालेख की जो भाषा है प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका कांधार अभिलेख ना, कांधार शिलालेख। कांधार शिलालेख की बात करें तो ये दुभाषी है। कांधार शिलालेख जो है दो भाषाओं में था। इसमें यूनानी एवं अरामाइक भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसमें? अरामाइक भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है। किसमें? कांधार में, ठीक है। भाई लिपि का प्रयोग किया है और जो अरामाइक भाषा है, ठीक। तो ये दोनों याद रखते हैं आपको। विदेशी राज्यों और राजाओं का जो उल्लेख है वो 2, 3 और 13वें शिलालेख में मिलता है। तो विदेशी राजाओं और राजाओं का जो उल्लेख मिलता है वो 2, 5, 13 शिलालेख में देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है। दक्षिण राज्य और संगम राज्यों का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? 2 और 13वें शिलालेख में आपको दक्षिण राज्य और जो संगम राज्य है उनको जो है उल्लेख मिलता है 2 और 13 वाले शिलालेख में, ठीक है। तो याद रखना। 5वें शिलालेख में अशोक ने खुद को और अपने भाइयों के परिवारों को, ठीक है, अपने भाई के परिवारों का उल्लेख किया है। किसमें? 5वें शिलालेख में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगर देखें 5वें शिलालेख में है अशोक ने खुद के बारे में और अपने भाइयों के परिवार के बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है 5वें शिलालेख में, ठीक है। और दक्षिण राज्य और संगम राज्यों का जो उल्लेख मिलता है वो 2 और 13वें शिलालेख में मिलता है। विदेशी राज्यों और राजाओं का जो उल्लेख मिलता है वो 2, 5, 13वें शिलालेख में है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। शिलालेख की बात करें तो प्रमुख शिलालेख और विषय के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि पर निषेध है, मतलब पशुओं की बलि जो दी जाती थी उस पर प्रतिबंध है आपके पहले वाले शिलालेख में। दूसरा शिलालेख कहता है चोल चेर पांड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इन चोल चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख किस शिलालेख में देखने को मिला है? तो दूसरे जो शिलालेख है उसमें आपको चोल चेर पांड्य राज्यों का उल्लेख मिला है, ठीक है। और चौथा जो है आपका धम्मघोष की वो है। सातवां आत्म संयम समुदाय के लिए सहिष्णुता की बात करता है, 7वां शिलालेख। 9वां की बात करें तो धम्म मंगल, है ना। 11वां धम्मदान महादान, ठीक है, धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वां जो शिलालेख है उसमें आपकी धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है 12वें शिलालेख में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 2-4 हैं, आप इसको 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देख ही सकते हो कंटेंट के बारे में, यहाँ से सवाल नहीं जाएगा बच के भाई, कितनी भी कोशिश करो बनाएंगे तो यहीं से। ये आता है आपका कनगन हल्ली जो है आपका कर्नाटक में है, कनगन हल्ली। यहाँ से अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा नाम के साथ मिलती है, ठीक है। अशोक की जो पाषाण पत्थर से बनी जो प्रतिमाएं कहाँ से मिलती है? कंगन हल्ली से मिलती है, जो कि आपके कर्नाटक में है। इसमें राजा
राज्यो अशोक का है। क्या बोला है? राजा और राज्यो अशोक। किसमें बोला है? कंगन हली के कर्नाटक वाले शिलालेख में, ठीक है। पाषाण की मूर्ति बनी है, आपकी प्रतिमा है अशोक की, जिसमें राजा राज्यो उसको बोला गया है, अशोक को, सम्राट अशोक को। और आपका ये भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धर्म धम्म तथा संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की है। इसमें भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी। रोमनदेही अभिलेख की बात करें तो यहाँ से नीति की जानकारी मिलती है, कर नीति है ना, टैक्स की जो पॉलिसी थी उनकी जो जानकारी देखना होती है आपको रोमनदेही अभिलेख में मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो अशोक ने स्वयं को राजा अशोक कहा है, किसमें? गुर्जरा अभिलेख में। और जबकि कंगन हल्ली में क्या मिल रहा था? राज्यो जो बोला गया है किसको? सम्राट अशोक को, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म और संघ के प्रति निष्ठा भी व्यक्त की है भाद्रू शिलालेख में। रोमनदेही अभिलेख की बात करें तो कर नीति है ना, टैक्स पॉलिसी की बात करती है आपकी रोमनदेही अभिलेख। गुर्जर अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा अशोक बोला है, गुर्जर अशोक में। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। अशोक के नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है, ठीक है। अशोक के नामों का उल्लेख मास्की अभिलेख मिला है, गुर्जरा में मिला है, नेटूर अभिलेख में मिला है, और उदेगा लेम अभिलेख, ठीक है। यहाँ पर आपके अशोक के नाम का उल्लेख मिला है। तो 4 है, मास्की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, नेटूर अभिलेख है आपके, और गोदेमिला अभिलेख है, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट है और चारों ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई कंजूसी मत करना भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आप देख ही रहे हो कि किस तरह से बदलता जा रहा है, तो आपको भी अपडेट रहने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अशोक के नामों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है, ये हमने देख लिया, मास्की अभिलेख में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? मास्की अभिलेख में, गुर्जरा में, नेटूर अभिलेख में, और उदेगोलम अभिलेख में आपको अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मौर्य काल के अधिकारी और उनकी स्थितियाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कौन कौन अधिकारी थे और क्या क्या थे वो। जैसे प्रशस्ति किसको बोलते थे? कारागार प्रमुख होता था उसको प्रशस्ति बोला गया था। और सन्निघाता, ठीक है, सन्निघाता बोला था। राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसको सन्निघाता बोलते थे, ठीक है। कोष्टगाराध्यक्ष होता था, है ना, उसको कोष्टकार का अध्यक्ष था वो। नायक की बात करें तो सेना का नेतृत्व करने वाले को बोला गया था नायक बोला गया था। व्यवहारिक की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्यवहारिक वो वाला व्यवहार नहीं, जैसे आपस में 4 लोग व्यवहार करते हैं वो वाला नहीं भाई, ये था आपका व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश वाला, है ना। मौर्यकालीन में व्यवहारिक को बोलते थे मुख्य न्यायाधीश, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और कर्मनिंतिक होता था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, है ना। कर्मनिंतिक कौन हुआ? उद्योग धंधों का प्रधान जो निरीक्षक होता था उसको बोलते थे कर्मनिंतक, ठीक है। और दंडपाल पुलिस प्रधान होता था। दुर्गपाल की बात करें तो दुर्ग प्रबंधक होता था दुर्गपाल। और अन्नपाल की बात करें तो खाद्यान्न प्रमुख जो होता था वो उसको बोलते थे अन्नपाल, ठीक है। और फिर बात करें तो भूमि की माफ करने वाले को बोलते थे रज्जुकास। रज्जुकास तो कौन था आपके मौर्यकालीन में? तो भूमि की माप करने वाले को रज्जुकास बोला गया है, ठीक है। अकाराध्यक्ष की बात करें तो खनन अध्यक्ष, जो अकाराध्यक्ष था आपका खनन अध्यक्ष बोला था जिसको, ठीक है। खनन अध्यक्ष को क्या बोला था? अकाराध्यक्ष संबंधित है खनन अध्यक्ष से, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। फिर आता है आपका लौह धातु विभाग का अधिकारी, ठीक है। लौह धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे लोहाध्यक्ष, ठीक है। यह नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे टकसाल का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि टकसाल का जो अध्यक्ष होता था मौर्यकालीन में उसको क्या बोलते थे? आपको बोला गया था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष बोला गया है टकसाल अध्यक्ष को, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लवणाध्यक्ष आपका नमक विभाग का अधिकारी। स्वर्णाध्यक्ष सोने वाला। और आयुधाध्यक्ष होता था आयुधाध्यक्ष उसको बोलते थे। शस्त्र निर्माण विभाग का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे अयोध्या अध्यक्ष। तो कृपया अध्यक्ष बोले तो दूरी की और समय से संबंधित कृपा अध्यक्ष, तो इसको याद रखना है। आगे देखें कुछ और शब्द हैं, जैसे सूनाध्यक्ष की बात करें, सूनाध्यक्ष बोला जाता था बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता था उसको सूनाध्यक्ष बोला गया है, ठीक है। और मुद्राक्षत की बात करें तो शाही सिक्के और पासपोर्ट की बात करता है। नौकाध्यक्ष नौका प्रमुख होता है। पतनाध्यक्ष पतन का अधिकारी। और पोतवा अध्यक्ष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पोतवा जो है माप और तौल का अध्यक्ष होता है आपका पोतवा अध्यक्ष, तो ये याद रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी देखें, कुछ फैक्ट हैं इनको भी याद रखना है। जैसे गुजरात का गिरनार पहाड़ियों पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील बनाई गई थी, ठीक है। और इसका जो निर्माण कराया था पुष्पगुप्त ने कराया था, चंद्रगुप्त के दरबार में था वो, उसने करवाया था। और सेना थी इसकी, बड़ी सेना थी, नौसेना थी, और चारों वर्गों को शामिल होने का
अनुमति थी। यहाँ पे ये देखना है कि जो मौर्यकालीन व्यवस्था है ना, उसमें जो वर्ग व्यवस्था थी उसमें से केवल क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय और आपके मौर्य वंश के, ठीक है, तो जो हैं सेना में भर्ती हो सकते थे। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जो मौर्यकालीन व्यवस्था है ना, उसमें बड़ी सेना थी और जो 4 वर्ग थे, है ना, 4 वर्ण व्यवस्था थी, उन सभी को शामिल होने का अधिकार था। इक्वल अधिकार देखने को मिलता है आपका सेना में शामिल होने का। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ आप ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है, बड़ा आभार होगा। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे, कुछ अधिकारी भी देख लेते हैं। जैसे सीताध्यक्ष बोला था कृषि कार्य करने का, कृषि कार्य देखना, ठीक है। सीताध्यक्ष जो होता था वो कृषि के जो कार्य होते थे उन पे क्या है नज़र रखता था, एक तरह से मानो कि सुपरवाइजर था। युक्ता की बात करें तो अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होता था, युक्ता बोलते थे। प्रादेशिक की बात करें तो मुख्य राजस्व अधिकारी होता था, प्रादेशिक, ठीक। और स्थानीय की बात करें तो स्थानीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, स्थानिक था। रज्जुक की बात करें तो रज्जुक होता था राजस्व सेटलमेंट अधिकारी, जिस और एवं न्याय अधिकारी, है ना। रज्जुक था राजस्व सेटलमेंट अधिकारी और न्याय अधिकारी था। और ये आधुनिक की बात करें तो आधुनिक जिला अधिकारी, एक तरह से आधुनिक जिला अधिकारी उस समय ये था। आगे देखें, जैसे समता अध्यक्ष की बात करें तो बाजार का प्रमुख, मौर्य काल में बाजार का प्रमुख होता था, उसको क्या बोला गया है, तो समस्ता अध्यक्ष बोला गया है इसमें बाजार प्रमुख को। नवाध्यक्ष की बात करें तो जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था नवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष की बात करें तो चुंगी व शुल्क विभाग का अध्यक्ष को आपका शुल्क वो बोला गया है शुल्काध्यक्ष, ठीक है। मौर्यकालीन केंद्रीय व्यवस्था की बात करें तो क्या थी, जैसे मौर्य समाज प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय कितने प्रांत थे, 4 प्रांत थे। और जब अशोक के समय आया था तो 5 प्रांत हो गए। और 5वां प्रांत कौन सा था आपका, कलिंग, ठीक है। और ये इसकी जो लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईसा पूर्व में इसकी लड़ाई लगी गई थी आपकी कलिंग ने, और जिसको अशोक ने जीत लिया था। इस वजह से ये 4+1 आपके 5 प्रांत हो गए थे अशोक के समय में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रांतों का चक्र कहा गया है। अगर प्रांत की बात करें तो प्रांतों को बोला गया है मौर्यकालीन व्यवस्था में चक्र बोला गया है। क्या बोला है, चक्र। प्रांतों को चक्र बोलते थे मौर्यकालीन व्यवस्था में, ठीक है। तो याद रखना है। और कुछ प्रांत हैं और उनकी राजधानी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कभी कभी सवाल बन भी जाता है, एग्जामिनर का मूड क्या है, क्या दे दे वो पता नहीं है। जैसे उत्तरापथ पश्चिमोत्तर की बात करें तो तक्षशिला वहाँ की राजधानी थी। दक्षिणापथ की बात करें तो सुवर्णगिरी थी वहाँ की राजधानी। अवंती पश्चिमी प्रांत की उज्जैन। मध्य देश जिसको प्राचीन पूर्व प्रदेश बोला गया उसका था पाटलिपुत्र, ठीक है। कलिंग की बात करें तो तोसली, कलिंग की जो राजधानी थी आपको तोसली देखने को मिलती है ना। मौर्य प्रशासन विभाग कुछ इस तरह से था। सबसे जैसे साम्राज्य, प्रांत और चक्र थे। त्रिमंडल था। आहार विषय था। स्थानीय था। द्रोण मुख था। और आपका था खर खारवटिक, है ना, खारवटिक था। संग्रहण था और ग्राम था, ठीक है, ये ग्राम है। तो इनकी जो व्यवस्था थी इस प्रकार से थी। एक बार इसको नज़र मान लेना, 2-3 बार इसको देख लेना, टाइप कर लेना, लिख लेना, ताकि आपका जब इसको सीक्वेंस में दे दे तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे जिले का विषय आहार कहा जाता था ना। जिले को क्या बोलते हैं, विषय या आहार बोला है। जिला है, जिले को क्या बोला गया, विषय या आहार कहा गया है जिले को। और इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। कौन था, विषयपति किसका अधिकारी होता था, प्रमुख होता था जिले का, जिसको विषय या आहार बोलते हैं। उसका जो मुख्य होता था वो विषयपति होता था, ठीक है। इसे मैगस्थनीज ने एग्रोनोमी कहा है ना। मैगस्थनीज ने एग्रोनोमी किसे कहा गया है, तो जिले को, है ना, विषयपति को। जिले में नियुक्त अधिकारी होता था राजुक, और एवं प्रादेशिक अधिकारी होता था जिले में नियुक्त होने वाला अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ता क्रम देखें तो जैसे गोप, सबसे छोटा गोप स्थानिक होता था। गोप के बाद में स्थानिक और युक्त, स्थानिक से ऊंचा होता था युक्त। रज्जुक, युक्त से ऊंचा था। और रज्जुक से ऊंचा था आपका प्रादेशिक। प्रादेशिक से ऊंचा था आपका विषयपति। विषयपति से ऊंचा था समहर्ता। और समहर्ता से ऊपर था महामात्य। और महामात्य से जो ऊपर था प्रांतपति। और प्रांतपति से सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो कौन था, राजा। अगर यहाँ से देखें तो राजा सबसे ऊपर है, प्रांतपति है, महामात्य है, समाहर्ता है, विषयपति है, प्रादेशिक है, रज्जुक, युक्त, स्थानीय और गोप। गोप है जो सबसे छोटी इकाई, ठीक है, याद रखना है। नोट देखें तो मैग्नेस्टीज नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमी कहा जाता था, ठीक है।
नगद अधिकारी को क्या बोला है, एस्ट्रोनॉमी कहा गया है, जबकि एग्रोनॉमी नामक अधिकारी होता था वो सड़क निर्माण कार्य करता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कुछ मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, जैसे मंत्रिपरिषद और अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। पुरोहित आपका प्रमुख पुरोहित होता है। सेनापति सेना प्रमुख। समहर्ता बोलते थे राजस्व संग्रह करता है ना, जो राजस्व का संग्रह करता था उसको समहर्ता बोला गया है। और शुल्काध्यक्ष की बात करें, चुंगी व शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता है आपका शुल्काध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका, देखने को मिलता है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, है ना। थोड़ी सी टेक्निकली इशू हो गया था, हाथ तो मिस्टेक हो गई। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को देखते हैं, तो यहाँ पर कौन सी न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है। जो सम्राट होता था ना, राजा, राजा जो है सर्वोच्च होता था, और सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश होता था राजा। ठीक है, और दो प्रकार की अदालतें होती थी, जैसे धर्मस्थलीय अदालत और एक थी आपकी कंटक शोधन अदालत। ठीक है, जैसे धर्मस्थलीय स्थलीय जो आपकी अदालत थी, धर्मस्थलीय अदालत थी, वो दीवानी अदालत कहा जाता था उसको। क्या कहा गया है, दीवानी अदालत। और इसका जो प्रमुख होता था वो व्यवहारिक होता था, जो अभी बताया था, न्यायाधीश जो होता है वो व्यवहारिक बोलते हैं मौर्यकालीन व्यवस्था में। ठीक है, और ये जो धर्मस्थली दीवानी में, वो दीवानी अदालत का कहा जाता है, इसका जो प्रमुख होता है वो व्यवहारिक होता है। कंटक शोधन की बात करें तो ये फौजदारी अदालत होती है, और इसका जो प्रमुख होता है वो प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा है आपकी कंटक शोधन अदालत का, है ना, जिसको फौजदारी अदालत का है, और उसकी जो प्रमुख है उसको प्रतिष्ठा बोला गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। तो जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा गया है। जो जनपद न्यायाधीश हैं उसको बोला गया है रज्जुक, ना। जनपद के न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, रज्जुक बोलते हैं। और चोरी व लूट के मामलों को हास कहा गया है ना। चोरी, और जो चोरी होती है, चोरी और कुछ लूट लिया जाता है ना, उस माल को क्या बोला है, साहस बोला गया है। ठीक है, और चोरी करने को क्या बोला गया है यहाँ पर मौर्यकालीन व्यवस्था में, आपका मृत्युदंड दी जाती है उसको। ठीक है, जो ऊपर बताया गया था, न्यायालयों के पेश किया जाता है उसको। और चोरी किया जाता है उसको साहस बोलते हैं, और इन्हें धर्मस्थलीय न्यायालय में इनको पेश किया जाता है। फिर आते हैं आपके गुप्तचर व्यवस्था, देख लेते हैं। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर जो प्रमुख को क्या बोलते हैं, महामात्या पर्षद। ठीक है, जैसे आपने चंद्रगुप्त जो मौर्य आपका प्रोग्राम आ रहा था टीवी पर, उसमें देखते हैं आपके जो महापात्र है वो किसको ढूंढने जाते हैं, कौटिल्य को ढूंढने जाते हैं ना। कई बार उसने बोला था, घनानंद ने बोलता है कि महामात्य महामात्य, तो ये वही वाले महामात्य भाई गुप्तचर के प्रमुख होते थे। दो प्रकार के गुप्तचर हैं, संस्थान, है ना। एक तो आपकी संस्थान, एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाला गुप्तचर को बोलते थे संस्थान, और एक था आपका संचार, जिसको भ्रमणशील गुप्तचर बोला गया है। ठीक है, और विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को क्या बोला है, उभय वेतन। उभय वेतन किसको बोला गया है गुप्तचर व्यवस्था में, तो विदेश में जो नियुक्त होते थे ना गुप्तचर, उनको उभय वेतन बोला गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता है। गुप्तचरों को क्या बोला गया है, गुड़ पुरुष। किसको बोला गया है, गुप्तचरों को गुड़ पुरुष बोला गया है। नोट। और उच्चतम अधिकारियों को तीर्थ या अध्यक्ष या अधीक्षक कहा जाता है। जैसे उच्चतम अधिकारी होते हैं उनको तीर्थ या अध्यक्ष या अधीक्षक बोला गया है उच्चतम अधिकारियों को। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ नगरीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन मौजूद था, दोनों तरह के थे। एक तो आपका नगरीय प्रशासन देखने को मिलता है, और दूसरा आपका स्थानीय प्रशासन देखने को मिलता है, तो दोनों हो जाएंगे। और विस या अहर, है ना, इनको जिले बोलते थे ना। विस या अहर को क्या बोला गया है, जिला बोला गया, विस और अहर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। जिला किसे बोला है, विस या अहर को, है ना, संबंध है जिले से। प्रांत की इकाई होती है जिला। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, पतन के कारण देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का। अत्यधिक केंद्रीकरण, जटिल नौकरशाही, कर की उच्च दर एवं विदेशी आक्रमण इसके पतन के प्रमुख कारण थे। चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ, उत्तर पश्चिमी सीमा पर उपेक्षा नहीं की, मतलब कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और वित्तीय संकट की बात करें तो अशोक ने धम्म अभियानों के लिए व्यापक खर्च किया था, जिस वजह से वित्तीय संकट वहाँ पर उत्पन्न हुआ था। और कुछ जो फैक्ट आ जाते हैं कि जो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, है ना, जैसे अत्यधिक सहिष्णुता की वजह से भी क्या हुआ, मौर्य वंश का पतन होने का कारण माना जाता है। और अहिंसा, है ना, अहिंसा से क्या हो गया था, सेना की जो लड़ने की प्रवृत्ति थी वो कमी आई थी लेने की पद्धति में। और 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु के बाद में जो उसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, है ना, वो भी उसका प्रमुख कारण माने जाते हैं। मौर्य सेना का जो कमांडर है ना, पुष्पमित्र शुंग था, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदभद्र की हत्या कर दी, और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। और अशोक से ब्राह्मण, है ना, नाराज थे और धार्मिक
कर्म कांडों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से ब्राह्मण नाराज थे अशोक से, और ये इसके जो पतन के कारण माने जाते हैं। ठीक है, आगे आज की जो आपकी क्लास हो जाती है ख़त्म। थैंक यू वॉच के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे और आपका एक भी पॉइंट यहाँ से क्लियर मतलब कि जो है क्वेश्चन आपका अगर आता है तो आपका यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, आप देख सकते हो कंटेंट को। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स दे देंगे। और साथ ही जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जैसे UPSC का, अगर UPSC का देखें ना, UPSC के जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी और जियोग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री और आपकी एनवायरनमेंट है ना, इनके हम आपको MCQ प्रैक्टिस कराएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये कंटेंट बस तैयार होने वाला है, कल या परसों से ये क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी MCQ की। जो भी भाई UPSC PCS और ROR की तैयारी कर रहा है तो ये इन प्रैक्टिस सेट को आप देख लेना, सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके इन्हीं प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप देखना। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टाटा।